हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शालिनी क्लासेस। आज आइए फ्रेंड्स, आपका टाइम हो चुका है और यहाँ पर हम करने वाले हैं क्लास। फटाफट बज रहे हैं शाम के 4। यहाँ पर हम क्लास करेंगे सोशल साइंस की। एक बात सुनिए, सिंपल सी बात है, बताया क्या। अभी हम कुछ दिन ना सोशल साइंस और पेपर 2 पेपर 1 यही करेंगे। टारगेट क्या है मेरा वो सुन लो पहले। इसी अक्टूबर के महीने में काफ़ी चीज़ें मैं ज़्यादा करने वाली, जैसे 50 नंबर वाले पेपर को अगर मैं छोड़ के अभी पूरा मैथ पे और इंग्लिश पे फोकस करूँगी तो इनसे आप पासिंग नंबर पा के तो पास हो भी जाओगे, बट इनमें फिर नहीं बना पाओगे। और फिर वही 80% 675% बनने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो अब अभी वक्त है, अगर आप अभी से बड़ा कोर्स पढ़े रहोगे तभी तो पीछे रिवीजन कर पाओगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा ना। इसीलिए अब जितनी भी चीज़ें हैं मैथ के, वैसे भी 6 चैप्टर मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिए हैं। मैथ की भी क्लास बीच में करके आपको हर तीसरे दिन पे दे दूंगी, जैसे आपको हो जाएगा तो ऐसे अल्टरनेट डे के बाद में आपको मिल जाएगा, तो मैथ भी होता रहेगा। और फिर मैथ के लिए मैंने आपके लिए जॉइन मेंबरशिप करके वो कर दिया है, ताकि मैं उसके लिए फिर वक्त निकालूंगी और उसके बाद फिर उसमें करवाऊंगी। तो वो जो डेली का ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर लें, नहीं करना चाहते तो आपकी इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप ये देख सकते हो कि अब ये आपके 50 नंबर वाले पेपर हैं, इनके कोर्स बहुत बड़े बड़े हैं। सिलेबस सीधे सेकेंड सेमेस्टर में बड़ा है, लॉन्ग है, मोटा तगड़ा है, तो वो करना तो पड़ेगा ना। तो इसीलिए आपकी हिंदी ऑलमोस्ट डन है, उसमें कुछ और चीज़ें हैं जो बतानी है, बाकी सिलेबस से आप मैच करो। हिंदी में पढ़ा दिए, हिंदी में कुछ भी नहीं, साइंस अभी बचा हुआ करना है। तो मैं इसीलिए आपके कम से कम जो 50 नंबर के पेपर, इसमें कम से कम 3-3 4-4 यूनिट तो कंप्लीट करा दूँ, तब तो आपको करवाऊँ, तो ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए फटाफट पढ़ते हैं, ताकि अक्टूबर में मेरा टारगेट है कि मैं आपको 4-4 यूनिट सब में करवा दूँ, और उसके बाद फिर आपकी जो क्लासेस और वे में चलती है वो चलती रहेगी। आज हम पढ़ेंगे भारत में दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों के बारे में। कुछ राजवंश और बचे हुए हैं, 3 से 4 है, उनके बारे में छोटी छोटी अपडेट है, जिनमें से आपको ही पूछ रहा था कि मैम इम्पोर्टेंट कौन सा, तो इम्पोर्टेंट सारे हैं, क्यों। और जो इम्पोर्टेंट सारे हैं भी, उसमें से जो संस्थापक का नाम है, उनकी जो राजधानी है, उनका जो समय, यही 3 चीज़ याद करनी है, और शासक के 2 नाम याद करने, इससे ज़्यादा नहीं याद करना। तो सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर अलग अलग साल पे अलग अलग पूछ लिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी, सभी का स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अच्छे से पढ़िए, थोड़ा जम के पढ़ लीजिए, ठीक है। अरे मतलब मेहनत दो तो हाँ लगे कि हाँ कुछ कर रहे हो। अब बात कर लेते हैं कि ये जो दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश में, ये आपको 2-3 लोग बड़े फेमस हैं, इनसे ही प्रश्न आपको बनेगा। तो कहते हैं कि सबसे फेमस वंश जो इसमें आ रहा है वो चालुक्य वंश है, ठीक है। सबसे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंशों की अगर लिस्ट की सूची को आप देखोगे ना, तो इनमें एक लोग का नाम आता है तो 3-4 लोग, लेकिन जो मेन ये पहले नाम आ रहा है वो है चालुक्य वंश। और ये चालुक्य वंश भी 3 शाखाओं में डिवाइड हो गया, अलग अलग 3 स्टेप में डिवाइड हो गया। पहला है कल्याणी के चालुक्य, दूसरा है वितापी के चालुक्य, और तीसरा है वेंगी के चालुक्य। आपके पास ठाकुर पब्लिकेशन की बुक है, तो आप उनसे पढ़ोगे तो आप देखोगे बहुत कुछ दिया है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड में दे दिया है, जबकि पूछा नहीं जाता है। इसीलिए मैं भी बहुत शॉर्ट टर्म में उतना ही बताऊंगी जितना एग्जाम के लिए वैल्यूएबल है। तो पहले जो चालुक्य है वो कल्याणी के है, दूसरा वितापी के है, तीसरा वेंगी के है। तो तीनों के बारे में बताएंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा प्रश्न बनता है। तो पहले बात करेंगे चालुक्य राजवंश के कल्याणी के चालुक्य। तो कहा जाता है कि कल्याणी में चालुक्य वंश की स्थापना तैलप द्वितीय ने की थी। ये दो जो लिखा हुआ है इसका मतलब द्वितीय ने की थी। प्रथम, द्वितीय, तृतीय जो भी लिखा है, जो संख्या लिखी है वो वही है। तो कल्याणी में ये एक जगह का नाम है जहाँ पर चालुक्य वंश की स्थापना हुई थी, जो कि तैलप द्वितीय ने की थी। ये तैलप द्वितीय का नाम अगर आप भूल रहे हैं तो आप अपना 1 नंबर यहाँ पर खो देंगे, क्योंकि एमसीक्यू यही बनेगा। चालुक्य वंश के कल्याणी के प्रमुख निम्न, बहुत सारी इनकी बातें हैं वो देखो। तो शासक रहे हैं तैलप प्रथम, तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य, जय सिंह, सोमेश्वर, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य जो छठे रैंक पे आए हैं, सोमेश्वर तृतीय, तैलप द्वितीय। तो इस तरीके से कई सारे शासक ढेर सारे आए हैं। तो तैलप का नाम अगर आप सुनते हैं, तैलप प्रथम, द्वितीय, तो आपके दिमाग में कल्याणी के चालुक्य का दिमाग क्लिक कर जाना चाहिए कि ये बात वहाँ पर मैम ने बताई थी। सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेड़ से राजधानी हटाकर कल्याणी के कर्नाटका को बना दिया था। पहले जो ये राजधानी वगैरह थी, राजधानी जैसे अभी बहुत सारे नाम का चेंज होता है, आप देखते हो खुद हो रहा है, तो उस समय भी ये प्रथा चलती थी कि राजधानी समय के अनुसार जो है अलग अलग नाम या अलग अलग जगह पर हटा दी जाती थी। अभी तो सिर्फ नाम चेंज हो रहा है। तो ये क्या था कि सोमेश्वर प्रथम ने मान्यखेड़ से राजधानी को हटाया और कल्याणी जो कर्नाटका के आसपास का रीजन है वहां पर बनाया। चालुक्य वंश कल्याणी का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य 6 था।
अगर ये बात करो कि कल्याणी के जो चालुका थे उनमें सबसे बहादुर, अच्छा, बड़ा, विशाल, दिमागदार, दम अच्छा, तगड़ा, हट्टा कट्टा, तो ये सब कहोगे तो ये ध्यान रखना कि मतलब मुस्तंड टाइप से, और मतलब एकदम अच्छी खासी बॉडी और राजा की पदवी, दिमाग, बुद्धि, प्रजा को कंट्रोल, सब कुछ, तो वो विक्रमादित्य छठा था। विल्हड़ और विज्ञानेश्वर विक्रमादित्य 6 के दरबार में रहते थे, ये कवि में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो उनके राज दरबारी कवि हुआ करते थे। तो ये इतनी बात जो है आपको ध्यान रखनी। फिर है मृतझरा नामक ग्रंथ की रचना महान विद्वेता विघ्नेश्वर ने की थी, जो ये विघ्नेश्वर और विल्हड़ का मैंने नाम बताया। फिर विक्रमांक देव चरित की रचना विल्हड़ ने की थी। ये चरित रचना की बात जो मैंने यहाँ पे बताई ये थोड़ी एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा लेवल की है, क्योंकि कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कुछ अलग क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ ही जाता है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। और इसमें विक्रमादित्य 6 के जीवन का प्रकाश डाला गया है। इसमें सारी बातें विक्रमादित्य से संबंधित, राजा, प्रजा का पालन, कैसी समता थी, क्या बौद्धिक विचार था, किस धर्म का समर्थन करते थे, सोच क्या थी, इनके बारे में खूब डिटेल में उसमें दिया गया है। आगे बढ़िए, तो ये आपका एक चालुका का पूरा क्लियर कट में मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते ही बात आती है चालुका वंश के वितापी। तो जयसिंह ने वितापी के चालुका वंश की स्थापना की थी। जयसिंह ने, किसने की थी? जयसिंह। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहीं पे आएगा, ध्यान रखिए। जिसकी राजधानी वितापी बीजापुर के निकट में थी, और इनके जो शासक है उनका नाम पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, विनयादित्य, विजयादित्य। अगर आप ये नाम भूल रहे तो आप अपने लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। इनके नाम इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। वितापी के चालुका के शासक के नाम, ऐसे प्रश्न बनता है कि वितापी के चालुका के 2 शासक का नाम, तो पुलकेशिन प्रथम और कीर्तिवर्मन, ये दोनों नाम बहुत फेमस है। तो ध्यान रखिएगा कि चालुका वंश की स्थापना, वितापी के चालुका वंश की जो स्थापना है वो जयसिंह ने की थी। पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, पुलकेशिन द्वितीय, विक्रमादित्य, ये सारे के सारे जितने भी हैं इनके शासक हुआ करते थे। आगे बढ़िए, तो उसके बाद कहते हैं महाकूट स्तंभ लेख से प्रमाणित होता है। अलग अलग स्तंभ लेख लिखे गए हैं, जब हम उनको पढ़ते हैं तो बात बहुत सारी हमें पर जानकारी पता चलती है। पुलकेशिन द्वितीय ने बहु सुवर्ण और अग्निहोष्टम का यज्ञ संपन्न किया था। जिनेन्द्री का मुगेदित मेगुद मंदिर पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। ये राष्ट्र जैसे जो राजा वगैरह रहते हैं तो नई नई चीज़ों को बनवाते हैं, कोई सड़क बनवा रहा है, कोई कुछ बनवा रहा है, तो ऐसे जब अलग अलग शासक आए तो अलग अलग चीज़ें बनवाया करते थे। तो महाकूट स्तंभ लेख से ये पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय जब अपने राजपाट को संभाले तो सुवर्ण सुवर्ण एवं अग्निहोष्टम यज्ञ करवाए थे, ठीक है, ये यज्ञ में अपना नाम लिए थे। फिर जिनेन्द्री का मुगेदित मेगुदित मंदिर है वो पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराकर परमेश्वर की उपाधि भी धारण की। हर्षवर्धन को हराया भी था पुलकेशिन द्वितीय ने, और परमेश्वर की उपाधि को भी लिया था, और ये दक्षिण परमेश्वर की उपाधि भी धारण की थी, ठीक है, दक्षिणा परमेश्वर की इनको उपाधि मिली। जैसे विक्रमादित्य की, नेपोलियन की उपाधि मिलती थी, वैसे इनको अपने अलग अलग जीत के हिसाब से उपाधि मिलती थी। तो ये चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि पल्लव वंशी शासक नरसिंह वर्मन ने पुत्र पुलकेशिन द्वितीय को लगभग 642 ईस्वी में परास्त भी किया था, और उसकी राजधानी बदामी पर अधिकार कर लिया था। संभवतः इसी युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय मारा भी गया था। पल्लव वंश के बारे में मैं आगे बताऊंगी अभी। तो उनके एक शासक थे नरसिंह ने इनको हराया था, उनको मारा भी, और इसी विजय के बाद नरसिंह वर्मन ने वातापिकोट की उपाधि को धारण किया था। एक उपाधि होती थी इनको, वही जैसे होता है कि कोई जीतता ट्रॉफी मिलती वैसे थी। और एल्होल के अभिलेख का स्तंभ भी पुलकेशिन द्वितीय से ही है। उनके ही संबंध में एल्होल का जो अभिलेख है उनके बारे में डिटेल में वहाँ पर बातें उसमें छपी हुई हैं। अजंता की एक महागुफा के चित्र में फारसी दूत मंडल को स्वागत करते हुए पुलकेशिन द्वितीय को भी दिखाया गया है। अजंता की जो गुफा है उसमें ढेर सारी चीज़ें इंगित की गई, तो वहाँ पर है। वितापी के निर्माणकर्ता कीर्तिवर्धन को माना जाता है। मालवा जीतने के बाद विनयदत्त और सकलो, इनके जो नाम है ये सकलोत्तर परनाथ की उपाधि धारण की थी। ये जो राजा लोग हुआ करते थे इनको ढेर सारी उपाधियों के नाम बहुत कम आएंगे। जैसे नेपोलियन का जो है वो बड़ा फेमस है, विक्रमादित्य का जो है वो फेमस है, तो जो खूब फेमस है वो ज़्यादा आते हैं। वैसे ये उपाधियों के नाम थोड़े कम आएंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही बात है जिसमें आपको संस्थापक, राजधानी, नव शासक, ये चीज़ें सबकी याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद विक्रमादित्य ने शासन किया, कई सालों तक आक्रमण किया, बहुत जगह आक्रमण किया, जीते हारे, कब्जा किया, बहुत सारी चीज़ें नई नई बनाई, तो प्रजा के लिए किया। हर राजा अपनी प्रजा के लिए करता है, वैसे ये भी लोग क्या करते थे। आप ये सारी की सारी चीज़ें एज अ स्टोरी के रूप में सुनिए ताकि प्रश्न बने,
तब आप जो है राजा जैसे नगर के बारे में या कुछ और चीज़ों के, तो सारे नगर एक जैसे होते हैं। और आप ये भी देख रहे हो कि सारे राजा एक ही काम कर रहे हैं। जब पिता मरता है तो बेटा गद्दी पे बैठता है, फिर जितने बाउंड्री तक, अगर मान लीजिएगा जो पिता रहते हैं वो यहाँ तक बाउंड्री बनवाए हैं, तो बेटा इसको तोड़ के यहाँ तक कब्जा करेगा। कब्जा क्यों करेगा? बगल वाले जो छोटी रियासत होगी उनको जाके मारेगा और पूरा अपना साम्राज्य, जो इतना बड़ा घर उसका था अब वो इतना बड़ा घर होगा। तो यही हर राजा करता चला आ रहा है, यही हर बेटा करता चला आ रहा है, चाहे वो किसी भी वंश का हो। तो ये जो एक पॉलिसी है कि एक राजा होगा तो क्या करेगा, बेटा होगा तो क्या करेगा, राज्य को कैसे चलाएगा, नया क्या करेगा, तो वो सबकी सेम रहती है। तो अगर हम एक में पढ़ते हैं तो सब में लिख लेते हैं एक ही जैसा बना बना कर, बस राजधानी, राजा का नाम, बेटे का नाम, इन सबका नाम अलग अलग लिख देना, नहीं तो उसमें आप गलत कर दोगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में और भी चीज़ें हैं। विक्रमादित्य द्वितीय थे, उनकी पत्नी लोकम देवी का जो है ये पटक दल के एक महादेव का मंदिर था, वहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें होती है, वो भी उनके लिए बनवाया था ताकि पूजा वगैरह कर पाए, बहुत सारी चीज़। इस वंश का जो अंतिम राजा था वो कीर्तिवर्धन द्वितीय था। ये बात पूछ लेता है कि चालुका के जो वितापी के चालुका थे उनका अंतिम राजा कौन था, तो कीर्तिवर्धन द्वितीय था। और बाद में फिर ये दुर्गंति के परास्त होकर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की गई थी। इस तरीके से अलवल के मंदिर का शहर भी कहा जाता है। तो ये वाली जो बात है ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, जो इम्पोर्टेंट आएगा वो हम बता रहे हैं कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, इसको लिख लो। बाकी जो ये नॉर्मल है उनको नॉर्मल लेके चलो। अब बात आ जाती है चालुका वंश के बेंगी के चालुका। ये क्या है, तो बेंगी के चालुका वंश का जो संस्थापक है वो विष्णुवर्धन था। इसे लिखो, जिस टॉपिक में जो जितना इंपॉर्टेंट है वही उतना बताऊंगी। ये नाम इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, सारे संस्थापक के नाम मैं बार बार बताती हूँ, ये ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, और इनकी राजधानी आंध्र प्रदेश में थी और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा विजयदत्त तृतीय था। विजयदत्त तृतीय था, बस इतना जानना, बाकी कुछ नहीं जानना इनके बारे में। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, अदरवाइज आपके एग्जाम में नहीं आने वाला। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर कट में समझ में आई। चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए, जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया, मैं पढ़ा रही हूँ, ध्यान से समझ के सुन लीजिए बातों को, तभी एग्जाम पे पढ़ पाएंगे, सीरीज कर पाएंगे, चीज़ें आपके लिए ईजी होंगी, प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी, बैक ज़्यादा लग जाएगी, सेमेस्टर बैक हो जाएगा। तो उन सब चक्करों में पढ़ने से अच्छा है फ्रेंड्स, जब आप वक्त लेकर क्लास ले रहे हो तो थोड़ा सा कीप माइंड होके इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट से सुन लो। ठीक है, इतनी बात क्लियर, आगे बढ़िए। अब एक दूसरे राजवंश की बात करते हैं, क्या है, पल्लव वंश। क्या है, पल्लव डायनेस्टी। अब ये क्या है, इनके बारे में जानते हैं कि क्या क्या चीज़ें इनमें आने वाली हैं। ऐसे सेम जैसे सब में पढ़ा वैसे पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आ सकता है, अतिलगुत्री में भी 1 नंबर का। इसकी राजधानी कांची थी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 1 नंबर अतिलगुत्री में, तुरंत बताती चलती हूँ। वैष्णव धर्म के अनुयायी, वैष्णव धर्म के अनुयायी थे ये लोग। उसके बाद है किराता जुनियम भारवी सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। ठीक है, और पल्लव वंश के प्रमुख शासकों के नाम है, तो कौन कौन है, महेंद्र वर्मन प्रथम जो 600 लेके 630 ईस्वी तक, नरसिंह वर्मन 630 से लेके 668 तक, महेंद्र वर्मन 668 से 70 तक, परमेश्वर वर्मन प्रथम 70 से 700 तक, नरसिंह वर्मन द्वितीय 700 728 तक, और नंदी वर्मन 730 से लेकर 800 तक। तो ये इतने इनके यहाँ शासक हुआ करते थे जो एक एक के बाद आए। तो आपको मुझे ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि ये जो तारीखें हैं कि किसी को नहीं याद होने वाली है। ठीक है, इसको सब भूल जाओगे, लेकिन इस वंश में ये संस्थापक का नाम, इनकी ये राजधानी और ये तीनों के मल्टीपल चॉइस बन सकते हैं। और महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन द्वितीय, ये 3 नाम आप शासक का ज़रूर याद रख लीजिए, बाकी आपको नहीं भी याद रहेगा तब भी चल जाएगा। आगे बढ़िए, इनके बारे में है कि परमेश्वर वर्मन प्रथम विद्या प्रेमी, वे इनसे विद्याविंती की उपाधि भी धारण किए थे। ये लोग अलग अलग उपाधियों से मतलब नवाजा गया था। अरबों के आक्रमण के समय पल्लव के शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के थे, राजा हुआ करते थे। उन्हें राज सिंह और अगमप्रिय, शंकर भक्त की उपाधियां भी इनको धारण की गई थी। इन्होंने कांची में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण भी करवाया था, जिसे राजसिद्धेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के निर्माण से द्रविड़ की जो एक कला थी उसकी शुरुआत हुई थी। द्रविड़ सत्यापत कला की शुरुआत जो है कहाँ से हुई थी, कैलाशनाथ के मंदिर से हुई थी। ये किस में हुई थी, पल्लव डायनेस्टी में हुई थी। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा। आगे मैं इतना ही सिर्फ बताऊंगी, ठीक है, सिर्फ पल्लव के बारे में इतना जानना ज़रूरी है, इससे ज़्यादा मत इन्वॉल्व होइए फ्रेंड्स, प्रश्न नहीं आए हैं, कई सालों से नहीं आते हैं। आगे बढ़िए, बात करते हैं चोल वंश की। चोल साम्राज्य, चोल डायनेस्टी क्या है, तो चोल प्राचीन भारत के राजवंश में से एक था।
दक्षिण भारत का एरिया में आसपास के अन्य देश तमिल चोल शासक ने 9 से लेकर 13वीं 9वीं से लेकर 13वीं तक इनका टाइम ड्यूरेशन रहा है। एक अच्छे हिंदू साम्राज्य का इन्होंने निर्माण किया था। चोल साम्राज्य का वो जो अभ्युदय शुरुआत हुई है 9वें से हुई थी। दक्षिण के अधिकांश भागों में इनका अधिकार ज़्यादा था। चोल शासक ने श्रीलंका पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। मालदीव के द्वीपों पर भी इनका अधिकार हो गया था और कुछ समय बाद इन्होंने कलिंग और तुंगभद्र दोआब पर भी अपनी छाया छोड़ दी थी। वहाँ पर भी इन्होंने कब्जा कर लिया था। इनके पास शक्तिशाली नौसेना थी, काफ़ी अच्छी थी, वो भी विशाल थी, बड़ी थी और समझदार भी बहुत थी। और अपना प्रभाव कायम करने में हर जगह ये सफल भी होते गए। जहाँ जहाँ इन्होंने लड़ाई झगड़ा किया हर जगह जीते। और चोल साम्राज्य के दक्षिण भारत का निस्संदेह सबसे शक्तिशाली साम्राज्य भी कहलाए। बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, उसके बावजूद भी काफ़ी अच्छी स्तर तक ये विजय पाए और स्थिर रहे। ठीक है, प्रशासन अच्छा था इनका और कला साहित्य में भी काफ़ी अच्छे थे, बहुत अच्छे इतिहासकार इनके यहाँ थे। इसी वजह से चोल काल दक्षिण भारत का सबसे स्वर्ण युग है। जब दक्षिण भारत के राजवंश की बात होती है तो उसमें चोल काल का नाम आता है, क्योंकि उनमें काफ़ी अच्छी अच्छी कलाओं का भी निर्माण हुआ था। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा जो कि इम्पोर्टेंट है। आरंभ में पल्लव का एक सामंती सरदार था। उसने 850 के तंजौर में अपने अधिकार में कर लिया था और पांड्य राज पर चढ़ाई की थी। चोल ने 1897 तक इतने शक्तिशाली हो गए थे कि उन्होंने पल्लव शासक को हराकर उनकी हत्या कर दी थी और सर टोडमंड पर अपना अधिकार कर लिया था। इसके बाद पल्लव पन्नों से विलीन हो गए और चोल शासकों के राष्ट्रकूट के विरुद्ध भयानक संघर्ष करना पड़ा था। फिर बाद में लोग कम होते गए, बढ़ते गए, फिर इनका भी किसी के साथ युद्ध होने लगा, वो भी राष्ट्रकूट वंश के साथ। फिर क्या हुआ कि राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने 449 में चोल साम्राज्य को एकदम प्रथम को पराजित कर दिया था। अलग अलग राजा आए, उनको हराया और उसके बाद फिर जो है उनकी मृत्यु हो गई और वो ख़त्म हो गया। तो फिर बहुत सारी चीज़ें इसी तरीके से एकदम नष्ट होती चली गई। और राष्ट्रकूटों की जो लड़ाई थी वो चोल से हुई थी, तो चोल खत्म हो गए, फिर राष्ट्रकूट आ गए। तो ऐसे ऐसे एक एक साम्राज्य आते गए, एक लोग को मारते गए, एक लोग जीतते गए, मारते गए, जीतते गए, मारते गए, जीते। यही उलट पुलट का खेल चलता चला जा रहा था। चलो, तो मैंने चोल के बारे में बताया, चालुक्य के बारे में बताया, अब राष्ट्रकूट के बारे में बता देती हूँ। इनका भी है, राष्ट्रकूट वंश जो है के जो संस्थापक रहे हैं वो दंतिदुर्ग रहे। कौन रहे हैं? दंतिदुर्ग रहे। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यह शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्य के राजाओं के अधीन हुआ करते थे। बाद में फिर जो है राजधानी इनकी जो है मनकिर थी। इनकी जो राजधानी वो मनकिर वही थी। राष्ट्रकूट वंश के बहुत शासक अलग अलग हैं, जैसे कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद ती, अमोघ वर्ष है, कृष्ण 2 हैं, इंद्र 3 है, कृष्ण 3 है। इस तरीके से अलग अलग राजा इनके हैं। फिलहाल के लिए आपको ये जो नाम है ये आपको ज़्यादा तर्क के याद रखना है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए। फिर उसके बाद कहते हैं कि अलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ध्रुव इस वंश का पहला शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार किया था। त्रिपक्षीय संघर्ष भी किया था, 3 साइड से एक जगह लड़ाई होना, और भाग भी लिया था। प्रतिहार नरेश वत्सराज और पाल नरेश धर्मपाल को पराजित भी किया था। तो काफ़ी अच्छी लड़ाई ध्रुव ने भी अच्छी मतलब सही से लड़ी हुई थी। ध्रुव को जो है धारावर्ष भी कहा जाता था क्योंकि ध्रुव काफ़ी फेमस थे। गोविंद तृतीय ने 3 पक्षीय संघर्ष में भाग लिया था। फिर धर्मपाल प्रतिहार वंश के शासकों के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ, पराजित किया गया। फिर पल्लव, पांडव, केरल, गंग शासक ने गोविंद ने नष्ट कर दिया था। बहुत सारे छोटे छोटे रियासत के लोग भी उठ के चले आया करते थे और फिर वो पराजित हुए। उसके बाद क्या हुआ? अमोघ वर्ष जैन धर्म के अनुयायी थे। अब अमोघ वर्ष उनके राजा शासक हुए, उनके बारे में कि वो जैन धर्म को माने। फिर बहुत सारी चीज़ों की रचनाएं वगैरह की, अलग अलग लोग लेख संग्रह वगैरह हुआ, उनके कर दरबार में आए, पढ़े, आगे बढ़े, फिर उन्होंने जीवन यापन अपना किया, फिर जीवन तक रहा, सब बहुत कुछ सीखा जाना। फिर बाद में क्या कर लिया था, उन्होंने समाधि ले ली थी। तो सारे शासक जो हुए हैं हर राजवंश में ना तो बहुत शक्तिशाली रहे हैं और ना ही कोई बहुत विशाल काम किए। बस एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो चैप्टर है कि आपके सिलेबस में दिया गया है, यूनिट ये 2 है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। पूरी 2 आज मैंने ओवर कर दी। अब यूनिट 3 पढ़ेंगे जिसमें मुगल काल के बारे में बहुत सारी चीज़ें वो बताएंगे। तो इसी अक्टूबर में इसको कवर करेंगे और एक दिन में एक वीडियो में बहुत सारे टॉपिक कवर करने का प्रयास करेंगे ताकि आपको शॉर्टकट में सब ये पता चल जाए क्या क्या कैसे था। तो जितने भी शासक या राजा या राजवंश के बारे में पढ़ा, सबकी जो संस्थापक है उनका नाम, सबकी जो राजधानी है उनका नाम और उनके जो शासक हैं 1-2 उनका नाम, यही 3 चीज़ आपको सभी राजवंश से लिख के याद करनी। बाकी आपको इन राजवंशों के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं इन्वॉल्व होना है क्योंकि पुराने पेपर्स आप देख सकते हो क्वेश्चंस बहुत कम बने हैं।
तो ये रही अपडेट जो मैंने आपके साथ शेयर की और सिंपल बताया कि आपको इन राजवंशों से क्या पढ़ना है। बाकी कोई चीज़ें इनसे ज़्यादा बनती नहीं है, जितनी इंपॉर्टेंट थी मैंने बता दी। और ये जो टॉपिक है ये हमारा हो गया ओवर, मैंने आपको पढ़ा दिया, बता दिया। उम्मीद है आप सीख पाए होंगे। अच्छा, ऐसे ही स्माइल करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस विथ यू। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। सो मस्ती करो, एंजॉय करो, पढ़ो, लेकिन जम के करो जो भी करो, ठीक है। बाय बाय।